Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड्डू पूरे धूप में बैठे हुए हैं। Good afternoon, sir. Good afternoon. धूप है सर, इसीलिए दूरा पे है सर। हाँ, एकदम गांव में यही तो फायदा है। ये साल जाने वाला है, कुछ कर रहे हो आप लोग? सर जाने दीजिए, किसी तरह निकल जाए। ये क्या गारंटी है अच्छा आएगा? अब वैसे देखा जाए तो जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे डर भी बढ़ रहा है कि लास्ट तक करेगा क्या। लास्ट में ब्रिटेन बंद करवाई दिया, अभी देखो क्या कराता है। ब्रिटेन बंद है, महाराष्ट्र में रात में कर्फ्यू है। हाँ, रात 11 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है। वो क्या है कि अभी 5 तारीख तक का है। अच्छा, रात में लाइट भी कट करने का प्लान कर रहे हैं क्या ये लोग कर्फ्यू के समय? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना सर, ये अभी 25 तारीख आ रहा है, फिर न्यू ईयर आएगा तो एकदम सब बहुत दिमाग खराब होता है रोड पर, तो इसलिए इसको बंद किए हैं। मेन ये कारण है। नहीं, बंद तो किए। कल मैं न्यूज में देखा था कि कर्फ्यू के दौरान लाइट भी ऑफ रहेगी। लाइट ऑफ रहेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर को भी। तो फिर वो कुछ ऐसा एरिया सेलेक्ट करेंगे, हर जगह तो नहीं होगा। हर जगह तो नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में, महाराष्ट्र, मुंबई में सब ये सब बहुत लोग निकलने वाले तो निकलेंगे। अंधेरा हो तो क्या दिक्कत है, उनकी गाड़ी में तो लाइट है ही। तब तो और अच्छा रहेगा, और कोई नहीं पता पाएगा कि कौन निकला है, कि बाहर है कि अंदर है। हाँ, 25 तो कल परसों ही है। कोई नहीं, इस अगर होगा ऐसा तो सर बांद्रा साइड, माउंट मेरी साइड करेगा, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा ही वो है। माउंट मेरी फेमस है ना पूरा, इसमें मतलब फेयर वगैरह भी लगते हैं इसमें। अच्छा 8 से 10 दिन का क्रिश्चियन लोगों का, तो शायद इसलिए हो सकता है रोक लगा दे वहाँ। दिल्ली में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि दिल्ली में लाइफ थोड़ी ज्यादा स्ट्रगल की है, और टेम्परेचर भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम करता है कि लोग निकलने का मन ही नहीं करते। और उसके बाद ये जो मूवमेंट है, प्रोटेस्ट है, इसे ये भी प्रॉब्लम है। तो दिल्ली में उतना ज्यादा नहीं होता है प्रॉब्लम। टेम्परेचर वजह से लोग नहीं निकल पाते बाहर, 25 को भी और 31 को भी। ये है। खैर चलिए, कोई नहीं। आज के पेपर में वैसे कोई न्यूज ऐसी बहुत ज्यादा नहीं थी जो हम बात कर पाते। हाँ, लेकिन ये है कि एक चीज बता रहे हैं हम कि आपको, जैसे अभी क्या है, आज से 23 है ना, 23 दिसंबर और 31 दिसंबर। इसमें हम एक कोशिश ये कर रहे हैं कि जो जून से लेकर करंट अफेयर्स है ना, जून टू दिसंबर, ये कवर हो जाए। ये हमारी कोशिश है। जून टू दिसंबर यानी ये 7 महीने का करंट अफेयर्स होगा, 7 मंथ का। ठीक है, 7 मंथ का करंट अफेयर्स है। तो मैं ये कोशिश में लगा हूं कि जो आने वाले दिन है 24-25, और इसमें एक चीज और है कि इस बार हो सकता है संडे सैटरडे को ऑफ ना करें ये वाली क्लास। ये जो क्लास है द हिंदू वाली, संडे सैटरडे ऑफ ना करें, क्योंकि हमें 7 मंथ का करंट अफेयर्स कवर करना है, 7 मंथ का। तो इसलिए हो सकता है ये ना हो, क्योंकि अगर हम एक दिन में 1 महीने का कवर करेंगे तो हो पाएगा 31 तक, है ना।
कोई ऑफ नहीं होगा तो। और क्योंकि आने वाले समय में लोग नई साल से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करेंगे 1 तारीख से। पहले का तो वो चाहेंगे कि कहीं उन्हें एक साथ मिल जाए, 1 या 1.5 घंटे का जो भी क्लास हो। ठीक है, तो कल से ये काम करेंगे और बाकी हो सकता है कुछ क्लास इधर-उधर हों, क्योंकि 31 तक इसमें, क्योंकि अगर ये छूट गया 7 महीने करंट अफेयर्स, तो फिर काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब उधर फिर कवर नहीं हो पाएगा वो। इधर कवर हो जाए सर तो प्रतिदिन चलेगा सर? क्या बोले हैं सर प्रतिदिन चलेगा या अभी? हाँ, कि खाली संडे या? हाँ 31 तक की बात कर रहे हैं, 31 दिसंबर तक, जो बीच में एक ही संडे पड़ेगा शायद, उसके बाद तो नहीं आएगा। तो इस संडे सैटरडे को ऑफ नहीं रहेगा, ठीक है। ये वाली क्लास ऑफ भी नहीं रहेगी, क्लास बड़ी, थोड़ी क्लास लंबी भी हो सकती है ना, 1.5 घंटे तक की हो सकती है क्लास, 1.5 से 2 घंटे तक, ये है। तो ये मेरे प्लान में है, ठीक है। तो एक साथ आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। सर इस पे ही लेंगे या यूट्यूब पे? सर इसका नोट्स दे दीजिए, जो करंट अफेयर आप इकट्ठा कर रहे हैं जून से दिसंबर तक का, वो क्लियर हो जाएगा। हमारे पास तो नोट है ये ऑलरेडी, जो मिस हो जाएगा उसको ऐड कर लेंगे। पीडीएफ देने नोट्स सर रखा होगा सर? नहीं, पीडीएफ देने का मेरा प्लान है, लेकिन वो बना लेंगे तभी बताएंगे आपको, अभी कोई फायदा नहीं है। होता है क्या, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें बाकी क्लासेस को अभी रोकना पड़ सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि जीएस की क्लास को 1-2 दिन रोकना पड़े इसी क्लास, क्योंकि 7 महीने का करंट अफेयर्स का मतलब है कि अगर आप एक महीने में कितने भी कम रखो तो 20 टॉपिक तो होंगे जो हमें पढ़ना चाहिए, कम से कम 20। एक दिन में एक मान लो तो 30 टॉपिक, तो 30 टॉपिक, मार्क्स 30 से तो ज्यादा ही होंगे ना, तो काफी टॉपिक हो जाएंगे। तो ये सर जो मैंने लिखा था उसमें 160 या 64 सिर्फ 1 के टॉपिक थे। नहीं, तो उसमें कई सारे टॉपिक हैं जो रिपीट होते हैं। जैसे मैं कल द हिंदू देख रहा था 1 जून का, तो जून से शुरू करेंगे, तो 1 जून का देख रहा था, तो उसमें था यूनिवर्सल बेसिक इनकम, है ना, यूबीआई। तो ये टॉपिक अक्सर न्यूज में आता है, आज भी शायद पेपर में है। तो यूनिवर्सल बेसिक, पहले क्या करेंगे, सारे मंथ के टॉपिक लिख लेंगे, जो रिपीट होंगे उनको हटा देंगे, है ना। बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे सफर है, डेली आ रहा है, एनजीटी है, डेली आ रहा है, पीसीबी है, डेली आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डेली आ रहा है। तो ऐसे भी टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको हम हटा देंगे, एक ही बार कवर करेंगे, है ना, ये है। लेकिन हाँ सर, ये है कि जून और जुलाई का तो मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय मैं क्लास नहीं ले रही थी। नहीं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आज बहुत, जब आप एक साथ में सारे टॉपिक, आज मैं उसी पे काम करने वाला हूँ, सारे टॉपिक मेरा भी सर जून जुलाई का सर क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो वही मेन टारगेट आप लोग, तो वही टारगेट वो भी है जो 27 को जा रहे हैं एग्जाम देने, फोकस तो सारा उन पे है। आप लोग तैयारी कर ही रहो, ठीक है। और कल तो एमपी पीसीएस का रिजल्ट आ गया है, क्यों रचना जी? जी सर। हाँ, तो अब अगर रिजल्ट आ गया है तो अगली बार एग्जाम जल्दी होने वाला है, जहां तक 1 महीने में जब निकाल देगा नोटिफिकेशन, तो ये भी है, ठीक है। तो ये है सौरभ, मैं कोशिश यही में लगा हूँ कि नोट्स बना के ही दे दूं आपको, क्लास के साथ के नोट्स मिल जाए तो ज्यादा ठीक है। यस सर, मेंस में लिखने प्रॉब्लम नहीं होगी ना, जो मिस हो गया उसको मैं ऐड कर लेंगे। देखिए, आज के जैसे पेपर है, मैं अगर आज के पेपर की बात करूं तो आज के पेपर में कुछ ही न्यूज हैं जो आपके काम की लायक हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ये टॉपिक हम देखते हैं, सपोज कीजिए ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक में ये जो आप देख रहे हो आरटीपीसीआर, ये बहुत बार आ रहा है, अक्सर न्यूज में आ रहा है, तो हम इसको एक ही बार कवर कर लेंगे, बार बार थोड़ी करना है इसको, है ना। आरटीपीसीआर बार बार नहीं करना है हमें। और 20 फ्लायर फ्रॉम यूके टेस्ट पॉजिटिव, तो 20 लोग हैं जो पॉजिटिव हुए हैं वहां से जो आए हैं। तो ज्यादा चीजें हैं, वो ऐसी नहीं है कि बार बार वो करना है। जैसे प्रोटेस्ट वाला है, प्रोटेस्ट वाले को
एक दिन अच्छे से समझ लेंगे, 1 घंटे क्लास ले लेंगे प्रोटेस्ट पे, एक दिन अच्छे से इसको समझ लेंगे। कई बार समझा भी है प्रोटेस्ट को लेके हमने, ऐसा नहीं है। और बाकी जो न्यूज हैं वो पॉलिटिकल न्यूज हैं, जैसे डीडीसी पोल्स है, तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जैसे डीडीसी है, तो डीडीसी क्या होता है वो हमें सिंपली समझ लेना है, बाकी हमें मतलब नहीं है। यानी गोपकर अलायंस इमर्ज एज द फ्रंट, है ना, फ्रंटनर इन डीडीसी पोल इन जे&के, तो ना तो हमें गोपलर से मतलब है और ना ही हमें ये जो फ्रंटनर है इससे कोई मतलब है, ना ही जे&के से मतलब है। समझना ये है कि व्हाट इज द डीडीसी, इस तरह से टॉपिक को निकालने हैं। जैसे ये टॉपिक है, जैसे ये है टॉपिक नया है अभी, है ना, फायरफ्लाइज टू शाइन लाइट फॉर द ग्रेट इंडियन वेस्टर्न, ये हमने कई बार बात की है। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा इस पे, तो ऐसा नहीं आज ये पहली बार आया, कई बार पहले भी आया होगा और हमने जीएस की क्लास में भी इसको डिस्कस किया है। तो जैसे मान लीजिए टॉपिक है, तो इस टॉपिक में सिर्फ हमें क्या निकालना है, सिर्फ हमें ये निकालना है, ये वाला ये पॉइंट निकालना है, ग्रेट इंडियन वेस्टर्न्स है क्या ये, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन वेस्टर्न्स क्या हैं और ये इंडिया में कहाँ पर पाए जाते हैं, और ये जो है ग्रेट इंडियन वेस्टर्न क्रिटिकली थ्रेटेंड स्पीसीज इन इंडिया, मतलब ये बहुत ज्यादा खतरे में है भारत में, तो क्या रीजन है, क्यों खतरे में है। तो बस 4-5 बातें जो हमें इनमें समझना है, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी जो एक मैं पहले हिंदू के एक बार देख लेता हूँ, सबको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें चीजें आज की हमारे लायक हो सकती है। फिर एक देखो ये चीज बहुत अच्छी है, कम्युनिटी किचन टू टॉयलेट यूज एंड द हॉस्पिटलिटी सीन इन NH9। तो एक चीज ये भी बन सकती है कि व्हाट गुड या व्हाट मेरिट या व्हाट पॉजिटिव थिंग्स इन फार्मर प्रोटेस्ट, कि फार्मर के प्रोटेस्ट में क्या क्या चीजें हैं जो पॉजिटिव है, निगेटिव तो है ही, है ना, पॉजिटिव भी हैं। तो ये चीज आपको पॉजिटिव दिख रही है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है कि लोगों में एक दूसरे से विदाउट रीजन, विदाउट रिलीजन, विदाउट पॉलिटिक्स, विदाउट जेंडर, विदाउट इकोनॉमिक कंडीशन, एक दूसरे के साथ खड़े हैं यहाँ पर, है ना। इसी को एक आपने जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा होगा तो उसमें एक इम्पैक्ट था कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या इम्पैक्ट था। तो एक इम्पैक्ट था राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, राइजिंग इन नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीयवाद का उदय हुआ, है ना। डेवलपमेंट कोऑपरेशन विद ईच अदर, एक दूसरे में सहयोग की भावना विकसित हुई। इसी तरह से यहाँ पर है, कभी ये बन सकता है क्वेश्चन आपके मेंस में कि व्हाट वाज द पॉजिटिव थिंग इन द प्रोटेस्ट ऑफ इंडियन फार्मर, है ना, इन लास्ट टाइम एंड दिसंबर एंड ऑफ इनिशियली पीरियड ऑफ जनवरी। तो दिसंबर जनवरी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें क्या क्या पॉजिटिव आपने देखे, तो ये चीज है। इसको बहुत तरीके से घुमाएगा, बहुत ज्यादा तरीके से, जितना वो घुमा सकता है इस चीज को, ठीक है। उसके बाद है इसमें, तो आप समझ रहे हो ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं, हम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे के सपोर्ट में। बाकी तो इसमें XMLA है, कैपिटल, है ना। तो जैसे ये मैंने बोला कैपिटल रिकॉर्ड 5.3 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इस पर हमने कई बार बात की है, ये मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या रीजन है कि
जो विंटर है वो हर साल बढ़ती जा रही है, ठीक है। ईयर इन दिल्ली नाउ सीवियर क्या है इसका रीजन? जैसे सफर है, सफर हम लोग कई बार पढ़े हैं, बस इससे क्वेश्चन बनेगा। तो इसका मैंने कई बार इसको रिप्लाई किया है मैंने कई बार। कोई बता सकता है कि क्या रीजन है? टेम्परेचर जैसे जैसे साल गुजरते हैं वैसे वैसे डाउन होता है इन मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी एंड राइज टेम्परेचर इन मंथ ऑफ जून, मई एंड जून। ऐसा क्या रीजन है, बता सकते हैं थोड़ा सा कम शब्दों में? क्यों बताओ नैना, क्या रीजन है कि टेम्परेचर ज्यादा कम होता जा रहा है जैसे जैसे साल बीतते हैं? अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। तो इसका क्या रीजन है बताएं, कोई और बताएं। नाजुका, सौरभ, स्वप्निल, अर्चना जी बताएं। गुड्डू? सर क्लाइमेट चेंज। सर पोल्यूशन। सर क्लाइमेट चेंज या पॉल्यूशन? क्लाइमेट चेंज दोनों में का क्लाइमेट मतलब चेंज पोल्यूशन। ये जो क्लाइमेट चेंज जो वर्ड है ना, जो क्लाइमेट चेंज जो वर्ड आप यूज करते हो वो बड़ा पढ़े लिखे वालों के लिए कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग ये है कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में ग्लोबल वार्मिंग भी है और ग्लोबल कूलिंग भी है। चेंज का मतलब चेंज है, कोई आदमी जब चेंज हो रहा है तो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। और नॉर्मली जो थोड़े से कम इस फील्ड से जुड़े हुए हैं पढ़ाई लिखाई से या ज्योग्राफी और साइंस से, उनका क्लाइमेट चेंज का मतलब एक ही है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। गर्मी बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो रियल में अगर हम पढ़े लिखे की तरह बात करें तो क्लाइमेट चेंज का दोनों तरह से हो सकता है। क्लाइमेट चेंज अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है जो लोग समझते हैं उनके लिए। जैसे आपने बोल दिया क्लाइमेट चेंज, आप कैसे समझाओगे एक किसान को क्लाइमेट चेंज हो रहा है? आपने बोला वो खुश होकर हाँ सही करो, जलवायु बदल रही है। जलवायु कैसे बदल रही है? तापमान बढ़ रहा है या कम हो रहा है? गुड्डू क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे तुम, बताओ गुड्डू। वही बोले हैं, क्लाइमेट पोल्यूशन दोनों होता है सर, यही बोले। पोल्यूशन होता है। आपको पता है पोल्यूशन, अच्छा बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं हम आपको, क्योंकि मैं कई बार इसको समझाया, बार बार भूलना नहीं है। पोल्यूशन से टेम्परेचर कम कैसे हो जाएगा? पहली बात समझिए, अगर पोल्यूशन इंक्रीज होगा दैट मीन्स कार्बन इंक्रीज हो रहा है, कार्बन बढ़ रहा है ना, स्मोक बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल का कंजप्शन बढ़ रहा है ना, डस्ट पार्टिकल बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, दैट इज पोल्यूशन। सिंपल। अगर पोल्यूशन होता है, अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन है, डस्ट पार्टिकल हैं, गैसेस हैं, ठीक है, फ्यूल बर्निंग जो भी प्रोसेस है वो है, इससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। इससे तो गर्मी बढ़ेगी, सर्दी नहीं होगी। प्रदूषण से गर्मी बढ़ती है। सिंपल समझिए, जब आप मंथ ऑफ मई या जून, कभी आपने फील किया है कि नहीं किया, जब आप गांव से सिटी में आते हैं, गांव से सिटी में आते हैं तो गांव में टेम्परेचर, मतलब गांव में गर्मी कम होती है मई जून के महीने में। जब आप शहर में आते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है ना, गर्मी ज्यादा लगती है। तो क्या मतलब है कि जब पॉल्यूशन शहर में ज्यादा है तो गर्मी भी ज्यादा होती है, लेकिन सर्दी भी ज्यादा हो रही है। उसका रीजन क्या है? बहुत और थोड़ा एकदम जीता जा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये तो हर बार आता है। मेरा क्वेश्चन समझ रहे क्या है कि टेम्परेचर जो आज की डेट में 23 दिसंबर 2005 में टेम्परेचर था आज के दिन का, फिर उससे कम हुआ 2010 में, फिर 15 में, फिर 20 में। तो जो ईयर बाय ईयर टेम्परेचर डाउन हो रहा है, उसका रीजन मैं पूछ रहा हूँ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो इक्वल है, वो तो हमेशा आता है। वो अकबर के समय में भी होगा,
अशोक के समय में भी होगा, इंडस सिविलाइजेशन के टाइम में भी होगा, आज भी है, और 1000 साल बाद भी होगा जब हम नहीं होंगे। तो वो सिंपल समझिए, देखिए कि टेम्परेचर डे बाई डे, दिल्ली, हम सिर्फ दिल्ली का टेम्परेचर बात करते हैं या फिर इंडिया की बात करें, 15 जून टेम्परेचर दिल्ली 48 डिग्री, ओके, एंड 31 दिसंबर टेम्परेचर दिल्ली 5 डिग्री। तो ये मेरा कहने का रीजन है, मैंने कई बार डिस्कस किया, सिंपल समझ लीजिए। इस सर्द गर्मी में गर्मी बहुत है, सी से जो दिल्ली है बहुत दूर है ना, इसलिए थोड़ा सा, और जो धरती है वो जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है, और जो समुद्र है वो देर में ठंडा होता है, देर में गर्म होता है, कि रीजन है टेम्परेचर का डाउन होना। मैं बाकी बात से सहमत हूँ। 2001 में भी समंदर दूर था, 2015 में भी दूर था, 2020 में भी दूर है ना। इस समय टेम्परेचर इतना ज्यादा कम नहीं था जितना आज कम है। मेरा सीधा मतलब ये, सीधा समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि कई बार हमने बोला है कि प्रेजेंस ऑफ सरफेस वाटर डिक्रीज डे बाई डे, यानी जो धरातलीय जल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और साथ में वेजिटेशन एंड सरफेस वाटर धीरे धीरे कम हो रहा है। यही वो चीजें थी जो हीट को अपने में सेव करती थी और विंटर सीजन में उसको रिलीज करती थी। मुंबई का देखिएगा आप, तो मुंबई में टेम्परेचर आज की डेट में 25 या 23 में भी 18 से कम नहीं होगा रात का, 18, 20, 22 होगा। मुंबई का, गोवा का, केरला का टेम्परेचर, क्योंकि उसके पास में समंदर है। तो जो नॉर्थ इंडिया है उसमें टेम्परेचर ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है इन मंथ ऑफ जून। उसका सीधा सीधा रीजन है, हमारे यहाँ जो पॉन्ड हैं, तालाब हैं, वो कम होते जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। कुएं तो खत्म हो गए, नहर भी खत्म हो गई, नदियां का साइज भी खत्म हो गया। तो सारी चीजें धीरे धीरे कम हो रही हैं, और यही वो सोर्स थे जो हीट को अपने आप में बचा के रखते थे। ठीक है, तो धरातलीय जल में निरंतर कमी है ना, कंटिन्यूसली डिग्रेशन ऑफ, या कह सकते सरफेस वाटर में जो कमी हो रही है डे बाई डे, उस वजह से ये प्रॉब्लम होती जा रही है। ठीक है, ये चीज है। कुछ लोग बोलते हैं कि इस बार वर्षा बहुत ज्यादा हुई है तो ठंड ज्यादा होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। जिस साल बारिश ज्यादा होगी उस साल सर्दी कम पड़ेगी, क्योंकि जो सरफेस वाटर है वो रहेगा, और सरफेस वाटर रहता है तो सर्दी नहीं होती। ये बात ध्यान रखना। जिस साल सूखा ज्यादा पड़ता है उस साल बारिश, उस साल ठंडी ज्यादा पड़ती है। समझ गए हमारी बात? गुड्डू समझ में आया? सर इस साल बारिश हुआ ज्यादा, तो इस साल भी ठंडा भी ज्यादा है सर। अरे भाई कहाँ बारिश हुआ? दिल्ली में तो बारिश ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ सर बिहार में हुआ है बहुत ज्यादा सर, फिर भी ठंडा है। तो उतना ठंडा नहीं है जितना इधर है, कुछ कुछ एरिया में होता है। ठीक है, तो ये है, तो इसका ध्यान रखना हमेशा। कभी आपसे ये क्वेश्चन बन, ये ज्योग्राफी वालों को तो यार पता होना चाहिए, साइंस वालों की कई बार हमने डिस्कस किया है, और सीधे सीधे जोड़ के बता देगा आपसे। हमने कई बार ये बोला है कि जो थार रीजन है, थार में टेम्परेचर दिन का होता है, जो डे का टेम्परेचर होता है वो होता है 51, ठीक है, और नाइट का टेम्परेचर होता है उसी रात का 14 डिग्री। तो ये क्या रीजन है कि दिन में बहुत ज्यादा है, रात में बहुत कम है? क्योंकि वहां पर सरफेस वाटर नहीं है। कभी आप जो राजस्थान के ट्राइब्स हैं उनको गौर से देखना, जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं और जो अपना जो लगेज अपना ऊंट पे लेकर चलते हैं, कभी उनके लगेज को देखना गौर से। उस लगेज में आपको रजाई भी मिलेगी,
उस लगेज में आपको गर्म चादर भी मिलेगी, क्योंकि दिन में तो ठीक है, रात में उसकी जरूरत पड़ती है उन्हें, गर्म चादर या गर्म रजाई ओढ़ने की। जो सामान लेके चलते कभी देखना उसको, ऐसा नहीं है खाली एक उन्होंने कंबल ले लिया छोटा पतला सा या छोटी चादर ले ली उससे काम चल जाएगा। सुबह रात में उनको सर्दी लगती है, इसलिए उनके साथ गर्म भी कपड़े होते हैं और नॉर्मल भी कपड़े होते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, स्वप्निल, सौरभ, नाजुका, क्लियर है अब? यस Yes, सर, sir. क्लियर है। हाँ, अब मत भूलना यार, बहुत बार बता दिया मैंने तो। और बाकी तो दिल्ली गवर्नमेंट बिजनेस कॉन्ट्रैक्टिंग पैसेंजर, ठीक है, ये तो वही सारा कुछ है। और एक मोदी जी ने कल बात बोली है, बड़ा अच्छी, दिखाते हैं आपको क्या बोला है उन्होंने, है ना, मिक्स्ड। हाँ, ये एक चीज आप ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है एएमयू पर, है ना। अच्छा, एएमयू से रिलेटेड कोई बात बताइए हिस्टोरिकल, किसी को पता हो तो। सर 100 ईयर पूरे हुए ना एएमयू के। ठीक है, और कुछ? 1920 में बना था ना सर, सैयद अहमद खान ने बनाया था। देखो चीजें कहाँ से चलती हैं, चीजें चलती हैं हमारे पीएम से, हमारे पीएम से बातें शुरू होती हैं। पीएम गए हैं तो हमारे खासम खास हैं हमारे देश के, पीएम के जाने से एएमयू न्यूज में आया, क्वेश्चन में बी फ्रॉम यूएमओ, बट बहुत कम चांस है, 10%। एएमयू से न्यूज में आए सर सैयद अहमद, ठीक है, सर सैयद अहमद, और सर सैयद अहमद से इससे भी चांस है 40% क्वेश्चन बने। और सर सैयद अहमद से न्यूज में आया अहमदिया मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट, इससे 98% क्वेश्चन बनने के चांस है। ऐसे चीजों को रिलेट किया कीजिए, यही रियल में यूपीएससी का प्रिपरेशन है, करंट विद बेसिक। क्योंकि हमने एएमयू को इसलिए फोकस किया क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसको विजिट किया। एएमयू से क्वेश्चन क्या बन सकता है यूपीएससी में, ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ है। फिर भी मान लीजिए 10% दे दिया उन्होंने, कुछ भी बना के। सर सैयद अहमद फाउंडर है, उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, 40% चांस। अच्छा, सर सैयद अहमद के बारे में अगर 2 लाइन बोलनी हो तो कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ पढ़ा उनके बारे में? तो ये जिस दिन आपको करना आ गया, ये प्रोसेस जिस दिन आ गया आपको, फिर आप यूपीएससी को वास्तव में समझ पाएंगे। अब क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा अहमदिया मूवमेंट से, और आप लोग बोलोगे करंट अफेयर्स तो आया ही नहीं। अरे भाई, करंट अफेयर्स ही तो है, ये बात यहां से निकली थी, है ना, यहां से होती हुई यहां पहुंची, यहां से होती हुई यहां पहुंची, यहां से शुरू हुई थी, है ना, यही तो करंट अफेयर्स है। और इसके लिए आप लोग बोल देते हो कि नहीं ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अरे हिस्ट्री का नहीं है, यही तो करंट अफेयर्स का है ना। तो सर सैयद अहमद के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, सर सैयद अहमद और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों को समझते हैं। सर सैयद अहमद ऐसे व्यक्ति हैं भारत में जो, उन्होंने पहली बात तो सेपरेशन का सपोर्ट नहीं किया, पहली चीज। दूसरी बात, मोहम्मद अली जिन्ना और सर सैयद अहमद में बेसिक डिफरेंस ये है, मोहम्मद अली जिन्ना, उनका कहना है कि साइंस और इंग्लिश इज नॉट गुड फॉर आवर कल्चर। यानी जिन्ना साहब का कहना है कि साइंस और इंग्लिश हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ये जिन्ना साहब का कहना है। सर सैयद अहमद साहब कहते हैं कि हमें साइंस और इंग्लिश के माध्यम से अपना विकास करना है, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि विवेकानंद सर सैयद अहमद एक जैसा सोचते थे तो गलत नहीं है,
लेकिन दोनों को साथ लाके खड़ा करना ठीक नहीं है, ठीक है, वरना लोग बुरा मान जाएंगे। सर सैयद अहमद भी चाहते थे कि साइंस के साथ डेवलपमेंट हो और इंग्लिश के साथ हो। यही तो राजा राममोहन चाहते थे, ये तो विवेकानंद चाहते थे, और यही सर सैयद अहमद खान चाहते थे। सर सैयद अहमद खान ने साइंस का सपोर्ट किया, जबकि इस्लाम में साइंस की मनाही है। सर सैयद अहमद खान ने म्यूजिक को सपोर्ट किया, जबकि इस्लाम में म्यूजिक की मनाही है। सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिश का सपोर्ट किया, जबकि इंग्लिश का सपोर्ट इस्लाम नहीं करता, ठीक है, इस्लामिक कम्युनिटी नहीं करती। इस्लाम की देखो, इस्लाम तो बहुत बड़ा है, उसके बारे में कुछ भी कहना हम लोगों किसी की औकात नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सोचती है कि इंग्लिश गलत थी, खासकर जिन्ना साहब सोचते थे ऐसा। तो सबसे बड़ी बात है कि सर सैयद अहमद खान जो खां थे वो मुस्लिम जरूर थे, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी जिन्ना साहब से बहुत अलग थी। इंग्लिश को सपोर्ट करना, साइंस को सपोर्ट करना, उसके साथ डेवलप करना, ये उनकी आइडियोलॉजी में शामिल था। इसीलिए वो भारत में रुके और उन्होंने EMU यूनिवर्सिटी की स्थापना की, EMU को बनाया। ये कभी भी सर सैयद अहमद खान का ये कभी पर्पस नहीं था कि हमारे स्टूडेंट हैं उनके मन में ये आए कि हम इंडिया से अलग हैं। कभी उनका सपना नहीं था, कभी भी सपना नहीं था। और सर सैयद अहमद खान कभी नहीं चाहते थे कि उनकी यूनिवर्सिटी में कभी भी मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो लगाया जाए, कभी उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, ठीक है। उसके बाद सर सैयद अहमद खान के बाद जो EMU यूनिवर्सिटी है उसका पॉलिटिकल यूज किया गया कुछ लोगों के द्वारा। कुछ लोगों ने उसको अपने लिए यूज किया, कुछ लोगों ने उसको बदनाम करके खुद को ऊपर उठा दिया, ठीक है, इशारा समझ रहे होगे। जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो लीडर थे उन्होंने अपना बताया EMU को, और जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो पॉलिटिकल यूज करना चाह रहे थे जो लोग, उन्होंने एक EMU को अलग फैमिली बता दिया। EMU है, जामिया है, इसको अलग फैमिली बता दिया। इसके बाद इसका पॉलिटिकल यूज होने लगा, तो मुस्लिम लीडर ये कहने लगे हमारी है ना, जो नॉन मुस्लिम लीडर कहने लगे ये तुम्हारी है, बात बराबर हो गई, है ना। तो उसके बाद ये थे सर सैयद। और अहमदिया मूवमेंट क्या था, अहमदिया जो मूवमेंट था वो भी सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। अहमदिया मूवमेंट का पर्पस यही था कि हमें जो अपनी प्यूरिटी है, मतलब जो इस्लाम का रियल है, उसको बनाए रखना है, और साथ में साइंस के विज्ञान के माध्यम से अपना विकास करना है। तो अहमदिया जो मूवमेंट है वो अपने आप में एक इस्लामिक प्रोग्रेसिव मूवमेंट है। इस्लामिक प्रोग्रेसिव, ये रिजिड नहीं है, ये रिजिड मूवमेंट नहीं है, रिजिडनेस नहीं है। एक बार मैं और बता दूंगा आपको, इस्लाम में कहीं रिजिडनेस नहीं है। रिजिडनेस बनाया है लोगों ने, हमारा और तुम्हारे ने। जो मुस्लिम लीडर हैं वो कहते थे ये मेरा है, जो नॉन मुस्लिम है वो कहते थे ये तुम्हारा है ना। तो ये चीजें हो गई। तो अहमदिया मूवमेंट भी एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट है। प्रोग्रेसिव क्या बोलेंगे हिंदी में, गतिशील या विकासात्मक मूवमेंट है। तो इसको और अच्छे से कभी हम इसको समझ लेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात हुई थी। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको न्यूज को पढ़ना था, है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां तक लेके जाना था। हो सकता है अहमदिया मूवमेंट का कहीं जिक्र हो उसमें, अगर किया हो तो सर सैयद अहमद खान को तो किया ही होगा, उनके बिना बात तो पूरी नहीं होती है ना। फिर भी आप इसको देख लेना। और तो इस तरह से चीजों को रिलेट करना एक दूसरे के साथ में। अभी आपके पास क्या है, दो बातें हैं, इनके बारे में थोड़ा और जानना है। थोड़ा और जानने का मतलब है, हो सकता है इन्होंने कोई बुक लिखी हो, है ना, हो सकता है और कोई वर्क किया हो वेलफेयर वाला, जो अभी हमें समझ अभी याद आ रहा है, तो वो समझना है।
और अहमदिया मूवमेंट कब शुरू किया गया, फाउंडर कौन थे, और मेन थी व्हाट वाज द फिलॉसफी या व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ अहमदिया मूवमेंट। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा क्या थी अहमदिया मूवमेंट की। क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से बनेगा, कब शुरू हुआ, हो सकता बन जाए लेकिन मुश्किल है, किसने शुरू किया, ये भी यूपीएससी कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ ये क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट वाज द आइडियोलॉजी और वो क्या सोचते थे अहमदिया मूवमेंट वाले। तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद है इसमें मैंने क्या बोला, अगर आपको लगता है कि ये न्यूज काम की नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी की तैयारी रियल में नहीं समझ पाए अभी तक। कोई ऐसी न्यूज नहीं है, कहीं ना कहीं वो रिलेट करती है आपसे। और खैर इस पे हम लोग कल बात करेंगे, ज्यादा इसमें कुछ अभी पता नहीं है। बाकी तो और न्यूज में एक चीज और थी, हाँ ये जो नेपाल वाली जो न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है वहां के, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया गया है कि पार्लियामेंट को भंग करना ये सही नहीं था। तो इसके बारे में मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है और इससे ज्यादा वो कभी नहीं पूछेगा। और सबसे अच्छी बात है जो हमारे यहाँ है वही उनके यहाँ सारा कुछ है। और 1 तारीख से हम ये भी शुरू करने वाले हैं, ये वाले जो इस पर भी हम 1 तारीख शुरू करेंगे। बाकी बाकी तो पॉजिटिव टेस्ट ये न्यूज है। एक और न्यूज थी ये वाली, वेस्टर्न घाट होम टू 3387 लियोपार्ड। तो वेस्टर्न घाट में कल हम, अच्छा सबसे ज्यादा तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, किस स्टेट में? एमपी। गुजरात में सर। एमपी। एमपी। गुजरात कौन बोला? गुड्डू कल क्लास नहीं किए? गुजरात में होता है सर। तेंदुआ यस सर, एमपी में भी ज्यादा होता है लेकिन वहां भी सर दिया था गुजरात। कब दिया था? कल क्लास नहीं किए थे क्या? नो सर। हाँ तभी तो कल ये टॉपिक हमने किया था। सॉरी उसमें मध्य प्रदेश है और उसके बाद कर्नाटका है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद शायद तमिलनाडु है ना, कुछ ऐसा ही है। तो ये ध्यान रखना है, इनकी संख्या बढ़ रही है। और स्नो लीपर्ड जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, रेड लिस्ट में शामिल है स्नो लीपर्ड, ये ध्यान रखना है। जो स्नो लीपर्ड है, हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं, वो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, यानी वो खतरे में है, वो रेड लिस्ट में शामिल है ना। तो बाकी तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी हम लोग कल ही बात कर ही चुके थे। और ये खतरे में है, इनकी संख्या बढ़ रही है, ये भी है हमारी सरकार सर ये है। बोले कल नहीं क्लास किए थे, बता दीजिए इसके बारे में सर। क्लास नहीं किए थे तो वीडियो देख लेते, वीडियो तुरंत डाल दी थी मैंने, ठीक है। तो बाकी इसमें कुछ नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना है कि जो लीपर्ड हैं वो भारत में 2 टाइप के हैं। जो लीपर्ड है सिंपल, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन के, वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, सॉरी एमपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। स्नो लीपर्ड ये जो है ये नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया मतलब हिमालय रीजन में। तो स्नो लीपर्ड जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वो रेड डेटा में शामिल है स्नो लीपर्ड। तो ये जो लद्दाख रीजन में है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये थी बातें कुछ पेपर से। और आज का एक चीज और बता दूं मैं, जो मैं बोल रहा था, हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात बोली है जो काफी अच्छी है, अक्सर बोलते रहते हैं
लेकिन ये बात कम बोलते हैं। और ये है पॉलिटिक्स कैन वेट व्हाट नॉट डेवलपमेंट। ये मोदी जी ने बोला है कि राजनीति इंतजार कर सकती है मगर विकास नहीं। और पीएम से देयर विल बी नो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसलिए नहीं कि किसी लीडर ने दिया है, बल्कि इसलिए पीएम ने दिया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि किसी भी तरह का कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और एक मैं आपको बता दूं कि कोई भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन आपने ओपनली नहीं देखा होगा, सरकार की तरफ से ओपनली नहीं देखा होगा। ठीक है, ओपनली ये चीज नहीं देखी। कल मान लीजिए हमारे कल पीएम गए एएमयू, ठीक है, कल एएमयू गए पीएम, एएमयू में बोला उन्होंने कि एएमयू की जिम्मेदारी है कि वो इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करे। जो वो बोलते हैं ना कभी किसी इंस्टीट्यूशन में जाके, तो सुना कीजिए, रैली में बोलते हैं उससे मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए हमारा, अगर किसी इलेक्शन की रैली में बोलते हैं तो आप नहीं भी सुनते हो तो चलेगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं तो जब कहीं जाते हैं किसी देश में या किसी इंस्टीट्यूशन में या एज ए कहीं गेस्ट, तो वो उनकी बात जरूर सुनी। उन्होंने बोला कि EMU हैज ए बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, टू एज ए मिरर ऑफ ए इंडियन कल्चर। उन्होंने बोला है कि एएमयू की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे विश्व के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे, एग्जाम्पल प्रस्तुत करे, या भारत की जो संस्कृति है उसको दिखाए। क्योंकि एएमयू में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो पूरे वर्ल्ड से आते हैं, यूके से भी आते हैं, यूएसए से भी आते हैं, गल्फ कंट्री से भी आते हैं, और भी कई सारे देशों से एएमयू में स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये एएमयू की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बहुत बड़ा एक मैसेज था पूरे कंट्री के लिए, है, मैसेज था। मैसेज ये था कि मान लीजिए हम टीचर हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारी बातें आपको इफेक्ट करती हैं, है ना, कहीं ना कहीं हमारी बातें आपको इफेक्ट करती हैं, कुछ परसेंटेज आप पे असर डालती हैं, कभी कभी तो 100% डालती हैं। अगर हम कुछ ऐसा बोलेंगे जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ना हो, या किसी कास्ट के लिए हम कुछ बोल रहे हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ बोल रहे हैं, या किसी रिलीजन के लिए बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके मन में वो चीजें बैठेंगी। कहीं नहीं, सर ने कहा, सही कह रहे थे सर, ऐसा है। तो एक टीचर की या एक लीडर की, खासकर टीचर की, क्योंकि लीडर से ज्यादा लोग टीचर को भरोसा करते हैं, है ना, क्योंकि वो 100% डिवोटेड होते हैं टीचर के प्रति। सब लोग होते हैं, हम सब होते हैं गुरु के प्रति। तो उन्होंने बोला है, अब इस पर ध्यान दीजिए, उन्होंने इशारा ये किया है कि जो फैकल्टी ऑफ एएमयू है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया की डाइवर्सिटी को स्टूडेंट्स के मन में डाले, ना कि ये सुबह सुबह जिन्ना साहब की फोटो दिखाकर उनका सजदा करवाए। भाई यूनिवर्सिटी उनकी है, स्टूडेंट आपके हैं, आप जो बताओगे। आप जनगण मन का रेस्पेक्ट करना सिखाओगे बच्चों को तो रेस्पेक्ट सीखेंगे। आप गांधी जी की भलाई बताओगे तो गांधी जी की भलाई सीखेंगे। आप गांधी जी की बुराई बताओगे तो गांधी जी की बुराई सीखेंगे। तो उन्होंने कहा कि एएमयू की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे वर्ल्ड में कि स्टूडेंट्स को इंडिया की डाइवर्सिटी बताएं, इंडिया की अच्छाइयां बताएं। तो ये बात उन्होंने बोली। क्यों बोली? कि टीचर्स जो बोलेंगे वैसा स्टूडेंट मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, हम सब मानते थे, है ना। और जिस एज में मैंने बोला 9th क्लास से लेकर 10th क्लास और डिग्री कॉलेज, आपको देखे, आपको सीधे एग्जांपल आपको पता है जेएनयू,
है ना। जेएनयू आपको पता है, जेएनयू में एक हवा सी रहती है, मतलब एक माहौल सा रहता है, एंटी बीजेपी, एंटी हिंदुत्व, एक माहौल है वहां पे। तो ये चीज सही नहीं है। न तो 100% विश्व हिंदू परिषद गलत है, और नहीं 100% बीजेपी गलत है, ना 100% कांग्रेस सही है। तो जो जेएनयू का एक माहौल है, मैंने बहुत करीब से देखा है, जो माहौल है वो एंटी हिंदुत्व है, एंटी आरएसएस है। और आपने हमेशा ये चीज देखी है, एक जेएनयू का स्टूडेंट 50 के लिए काफी होता है बोलने के लिए, इतना कुछ उसको बता दिया जाता है। यही चीज उन्होंने बोली है। हालांकि जेएनयू में वो नहीं बोल पाएंगे ना, वो बाहर से कहते रहते हैं, क्योंकि एएमयू में बोला है। तो इसके बहुत सारे, अब इसी बात को लेके क्रिटिसिज्म हो सकता है कि अच्छा एएमयू में तो पहुंच गए, जामिया यहाँ जाके दिखाओ जेएनयू में, तब पता चले। हमसे तो आप कह रहे हो बीएचयू जाके ये बात बोलो कि वो भी इस्लाम के बारे में ऐसा ही सोचें, है ना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाके बोलो, डीयू जाके बोलो, जेएनयू जाके बोलो, आपने हमें तो बोल दिया। तो ये सारी बातें हैं, क्रिटिसिज्म इनकी बातों का हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको क्या इसमें देखना है कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर एंड कॉलेजेस। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यही उन्होंने एएमयू को बताया है। ठीक है, अब इसमें अपोज करने, देखो अपोजिशन है, उसका काम है विरोध करना, तो वो तो ये कहेंगे। अच्छा यहाँ तो बोल दिया, ये बीएचयू में जाके क्यों नहीं बोलते हो, जेएनयू में जाके क्यों नहीं बोलते हो, या बाकी जो हिंदू यूनिवर्सिटी है उनमें जाके क्यों नहीं बोलते हो, हमें को नसीहत क्यों दे रहे हो, हम आतंकवादी हैं क्या। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो दो तरीके के लोग सोचने वाले हो सकते हैं, और आपको देखना है उसको मेंस में कैसे लिखना है, वो आपको अपने हिसाब से समझना है। आपकी हमेशा भाषा एक प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। और बाकी इनके बारे में क्या कहना है ना। गुड्डू, ममता बनर्जी कैसी लगती हैं आपको? गुड्डू क्या बोले? बांग्लादेश के बांग्लादेश की है? कौन बांग्लादेश का है? आवाज खोलो, आवाज बंद है तुम्हारी। बांग्लादेश का सर चीफ मिनिस्टर है सर, मुख्यमंत्री। बांग्लादेश का चीफ मिनिस्टर है? लो सुन लो भाई बात। सर ये बांग्लादेश पहुंचा दिए उनको। ये तो भारत से ही बाहर कर दिए सर। सर बंगाल का। मुझे लगा कि ये सही कह रहे हैं कि भाई उस कमेंट कर रहे तो बांग्लादेशी है पूरी तरह से। तो एक होता है कमेंट करना, किसी को गाली देना या बुरा कहना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत से नेताओं को बोल देते हैं ये पाकिस्तानी है, ये है, वो है। तो इस तरह से मुझे लगा पहले वही इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये पश्चिम बंगाल को भी बांग्लादेश समझ रहे हैं। ठीक है, तो खैर कोई नहीं। और बाकी तो इसमें ऐसा कोई न्यूज नहीं था खास आज के में। ठीक है, तो कल से जो क्लास है हमारी, कोशिश हमारी ये रहेगी कि 24, 25, 31 तक क्लास ही बंद ना हो, 1 घंटे से ज्यादा की हो, और पूरा सिलेबस कवर हो जाए पिछले महीने का। ठीक है, सौरभ कोई डाउट है बताओ। नैना? नो सर, कोई डाउट नहीं है। नो सर। तो 31 तक कर लेंगे, बस थोड़ा बाकी क्लासेस हो सकता है कभी डिस्टर्ब हो, इसके चलते ये हो सकता है, लेकिन इसको बंद नहीं करेंगे। बाकी संडे सैटरडे ऑफ कर देंगे, इसको थोड़ा लंबा कर देंगे ताकि पूरा कवर हो जाए। हाँ, और आप लोगों से एक मेरी एक ये एडवाइस है, रिक्वेस्ट कह सकते हैं, कि आपने अभी तक जो भी टॉपिक आपने किए हैं तो आप कहीं एक पेज पे लिख लीजिए, आपके लिए भी सहूलियत होगी, मेरे लिए भी होगी, और सब लोग मुझे लिखकर भेज दीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी टॉपिक अब तक हुए हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए।
नई साल में हम एंट्री करें तो ऐसा करके करें कि हाँ हमने कुछ किया था पिछले साल। ऐसा नहीं सब गड्ढम गड्ढा करके चले जाओ। 31 तारीख जब गुजरे, सुबह 1 तारीख हो तो ये समझो कि हाँ मैंने ये पढ़ाई की थी 1 साल में पहले। तो जितने भी टॉपिक अभी तक हुए हैं उसको फ्रेश पेज पे लिखिए। टॉपिक लिखना और कुछ नहीं लिखना। फिर हर पेज पे थोड़ा कंसीडर कीजिए कि हमें इसके बारे में कितना पता और क्या पता है। ठीक है, और ये काम मुझे कल शाम तक सब लोग करके भेज दीजिए। मेरे लिए भी सहूलियत हो जाएगी, सारे टॉपिक को मैं देख लूंगा जो मुझसे छूट जाएंगे और आपके पास भी हो जाएंगे। ठीक है, कर पाएंगे इतना? और ग्रुप में भेज देंगे सब लोग, सर ताकि हो जाएगा। जब नए साल में जाए तो अच्छा लगे हाँ हमने कुछ किया था पिछले साल, कोरोना के अलावा भी, है ना। और 1 तारीख की शुरुआत बहुत अच्छे से करें, ये नहीं दिन के 2 बजे करें, रात भर हु अल्लाह करें, सुबह 3 बजे सो के करें। ठीक है, 1 तारीख की शुरुआत सुबह 6 बजे से ही होनी चाहिए सभी की, ये बहुत जरूरी है, न कि दिन के 3 बजे से हो। ठीक है, चलिए अभी हम मिलते हैं क्लास के उसके बाद। वो टॉपिक आप लोग लिख के भेजिए मुझे जरूर, हम सबको फायदा होगा उससे।